Welcome to the channel. Let's crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 19 video on MCQ series from chapter Government Budget and Economy, which is a part of macroeconomics. So this is a part 5 video on government budget chapter. So 4 वीडियोस हमने कर ली है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। होप आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो उनको पहले जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट उससे क्लियर होंगे, तभी जाकर आपको इस वीडियो की बातें समझ में आएंगी। क्योंकि सभी जो क्वेश्चंस हैं, हम हर एक लेसन में, हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो कि एक चैप्टर से रिलेटेड हो, और जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वही सिलेबस से रिलेटेड है, और आने वाले जो आपके एमसीक्यू सीरीज के रिगार्डिंग एग्जाम हो रहे हैं उनमें बहुत यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। इस चैनल से आने वाले दिनों में बहुत सारे एमसीक्यूज कर रहे हैं हम, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड 21 क्वेश्चन ऑफ बजटिंग चैप्टर। So question क्या है? Expenditure on such services is not a part of the essential functioning of the government and it adds to the flow of goods and services in the economy. It is known as। तो देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये चीज किससे रिगार्डिंग बोल रही है, किसी के मीनिंग को बता रही है, लेकिन किसका मीनिंग है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हमें बताना है। एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर है, ये तो पता चल गया। ऑन सच सर्विसेज, किसी सर्विसेज पर है। इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शनिंग। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इज नॉट अ पार्ट नहीं है किसका, एसेंशियल फंक्शनिंग का, जो जरूरी फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की, उसका पार्ट नहीं है ये सर्विसेज देना, सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करना। तो ऐसी सर्विसेज जो गवर्नमेंट की एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, उन पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, और ये चीज ऐड कर रही है टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी, और इसे हम क्या बोलेंगे। अब ऐसा एक्सपेंडिचर जो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए, बट गवर्नमेंट उन सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर कर रही है, और एक्सपेंडिचर करने से क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एडिशन हो रहा है। ऐसी एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर बोलेंगे, या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग प्रीवियस लेसन्स में बजटिंग के चैप्टर में डे 1 से लेकर हमने 4 तक बहुत सारी डिस्कशन की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की, कैपिटल के रिगार्डिंग भी की, और प्लान एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी वीडियोस का, जो हम अब तक डे 1 से लेकर हम डे 17 तक कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में भी इसका सारा अलग से एक एमसीक्यू सीरीज के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मिलेगी, उससे भी आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे एमसीक्यूज अभी तक हम कर चुके हैं, 2 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं और ये 3rd चैप्टर है। क्लियर? तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हमारा ये क्वेश्चन है, अब इस एक्सपेंडिचर को हमें बताना है। तो अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको ये तीनों के मीनिंग अच्छे से क्लियर होंगे, और इन तीनों के मीनिंग में ये साफ साफ पता चलता है ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। ये ऐसा कोई इनमें एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जरूरी है। रेवेन्यू भी जरूरी है और प्लान एक्सपेंडिचर भी जरूरी है, क्योंकि ये इनका ही पार्ट है। हमने कल डिस्कशन की थी कि प्लान एक्सपेंडिचर किसका पार्ट है, सिर्फ एक एक्सपेंडिचर है डी, जिसमें जो है हमने डिस्कशन नहीं की थी, और इसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ये एक जर्नल सा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी क्या है, ये पार्ट है कैपिटल बजटिंग के चैप्टर का। सो इसीलिए हमने इस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट हमारा छूट ना जाए, कि आपको हर एक टॉपिक की नॉलेज होना, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अब इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको आंसर पता हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर साइड में लिखिए, इससे आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होती है। क्लियर? सो अब इसको डिस्कशन करते हैं, ये आंसर क्यों है। तो देखिए अब चलते हैं इसके आंसर पर। तो आंसर इसका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ही है। तो देखिए डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से। किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये 2 चीजों से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री से रिलेटेड है। अब देखिए डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट होना एक कंट्री का बहुत बेनिफिशियल है। अगर देखिए
कंट्री डेवलप होगी तो बहुत सारी चीजें का फ्लो होता है उस कंट्री में, टूरिज्म होता है और भी बहुत सारी चीजें एडिशन हो जाती है अगर एक कंट्री डेवलप होती है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कंट्री की। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल ले लें एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उससे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे और भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन अगर एग्रीकल्चर पर किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये रिलेटेड चीज है, और एग्रीकल्चर भी इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज है। एजुकेशन से सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ से भी सोशल वेलफेयर हो रहा है, सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक रिसर्च से भी बहुत सारी चीजें पता चलती है जिनसे हमें डेवलपमेंट करने में इजी होता है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से। तो ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं, क्लियर। तो इसका मतलब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से। बट ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस पर किया जाता है, सर्विसेज पर किया जा रहा है। अगर आपको इसमें देखें तो सभी की सभी क्या है, सर्विसेज ही है। कुछ सर्विसेज है सर्विसेज बट नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एसेंशियल फंक्शनिंग, लेकिन ये गवर्नमेंट की क्या है, एसेंशियल फंक्शनिंग में इंक्लूड नहीं है, क्लियर। ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एसेंशियल फंक्शनिंग में ये चीज इंक्लूड नहीं है। बट ये क्या करता है, अगर इन चीजों में हम डेवलपमेंट एक कंट्री कर रही है, इन चीजों में जो हमने एग्जाम्पल में भी लिखी हैं और ऐसी चीजें जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करती हैं एक कंट्री का डायरेक्टली, तो उनमें अगर गवर्नमेंट एक एक्सपेंडिचर करती है तो उसमें क्या होता है, एडिशन होती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। गवर्नमेंट की इकोनॉमी में, इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता है, फ्लो जो है फ्लो में एडिशन होती है, क्लियर। सो ये था हमारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, अब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते बट इट इज अ पार्ट ऑफ बजटिंग चैप्टर, क्लियर। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहले हमने पढ़ा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, अभी हम कर रहे हैं नॉन डेवलपमेंटल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन। तो असर्शन, अब देखिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किया था, वो भी बजटिंग का ही एक पार्ट था। इसी तरीके से ये जो डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल है, जैसे प्लानिंग और नॉन प्लानिंग था, इसी तरीके से डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी क्या है, गवर्नमेंट बजट के, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का पार्ट ही है, क्लियर। इसी तरीके से इसीलिए ये उनका पार्ट है, इसीलिए हम इसको आपके सिलेबस में लेकर आए हैं, क्लियर। इसीलिए इसको एडिशन किया है एमसीक्यूज में। तो असर्शन क्या है, ध्यान से पढ़िए। मैंने बहुत बार पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा हो, अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने असर्शन और रीजन को करने का बहुत अच्छा एक वे देखा। मैं फिर से बता देती हूँ। तो देखिए असर्शन के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जब भी असर्शन दिया होता है तो हमें एक चीज दी गई है, तो यह कि हमें नहीं पता वो ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले हमें असर्शन पढ़कर ये देखना है कि ये जो चीज लाइन लिखी हुई है क्या ये ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है, बाद में हम रीजन देखते हैं कि ये रीजन ट्रू है कि नहीं है ट्रू। तो दोनों को पढ़ने के बाद अगर हमें पता चलता है कि ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, तो बीच में हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं बिकॉज। बिकॉज एडिशन करने से क्या होता है, हमें इन दोनों का रिलेशन पता चलता है कि अगर ये असर्शन जो हमने पढ़ा उससे क्या ये रीजन उसको बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम बिकॉज जब जोड़ देंगे तो एक हमने कंजक्शन लगा दी, उससे हमें ये लाइन का लिंक पता चल जाएगा कि लाइन आपस में अगर पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये आपस में रिलेटेड है तो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग होगा, क्लियर। अब असर्शन देखिए, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। अब नॉन डेवलपमेंटल लिख दिया, हमने जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा चीज, मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है ना, डेवलपमेंटल डायरेक्टली रिलेटेड था, ये इट मींस इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा, क्लियर। तो डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है विच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जर्नल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। एसेंशियल जर्नल सर्विसेज से रिलेटेड है ये, विच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जर्नल सर्विसेज। लेकिन हमने पढ़ा कि जो डेवलपमेंटल है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये जो है एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये एक ऐसी सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर है जो एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये एसेंशियल जर्नल सर्विसेज से रिलेटेड है गवर्नमेंट की। तो अब रीजन पढ़ते हैं, तो क्या हमें पढ़कर कैसा पता चल रहा है कि क्या असर्शन ठीक है या नहीं है, विद एक्सप्लेनेशन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। तो देखिए अब रीजन जानते हैं, रीजन क्या है, बोल रहे हैं कि रीजन में बोल रहे हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
बट इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था जो डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड है विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। लेकिन ये चीज वो इसमें लिख रहे हैं रीजन में कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या ये पॉसिबल है? उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक इनडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली तो डेवलपमेंटल रिलेटेड है, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब ये रीजन पढ़ते ही हमें पता चल गया कि डायरेक्टली रिलेटेड ये हो नहीं सकता, तो इससे ये चीज पूरी गलत कर रहा है। तो वो उन्होंने लिख दिया नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, बट इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। एक तरफ वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, एक तरफ वो बोल रहा है डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो ये अगर पॉसिबल नहीं है तो इससे साफ पता चलता है कि रीजन इज इनकरेक्ट। तो ये बिकॉज अभी लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि असर्शन ठीक है और रीजन गलत है। तो हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहली ऑप्शन में बोथ असर्शन एंड रीजन को ट्रू बोल रहे हैं और रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे हैं बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों में से एक गलत है रीजन, तो इट मींस दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी में बोल रहे हैं असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि असर्शन ट्रू है और रीजन इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन हमारी आंसर हो जाएगी और ऑप्शन डी तो ऑटोमेटिकली गलत बन जाएगी। क्लियर? नाउ मूविंग टू द आंसर। तो देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन सी ही है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ध्यान से। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। अब देखिए नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है विच इज इनकर्ड ऑन द एसेंशियल जर्नल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। एसेंशियल जर्नल सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट पर किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंटल में हमने पढ़ा था विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। लेकिन ये किससे रिलेटेड है, जो एसेंशियल जर्नल सर्विसेज है गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड है। अब एसेंशियल जर्नल सर्विसेज कौन कौन सी है गवर्नमेंट की, उनको पढ़िए। एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफेंस। अब देखिए गवर्नमेंट के लिए डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है, एक कंट्री की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिफेंस पर खर्चा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की जो आर्मी है उनके रिलेटेड और भी सारे खर्चे होते हैं, अगर वो डिफेंस पर खर्चा नहीं करेगी तो एक कंट्री की जो कंट्री को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। क्लियर? तो इट इज अ वेरी एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं जो लाइक पॉलिस एंड जस्टिस के रिगार्डिंग, पुलिस एंड जस्टिस के रिगार्डिंग। क्लियर? पुलिस और जस्टिस के रिगार्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं उनके रिगार्डिंग भी जो मतलब कि गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट जनरल सर्विसेज है, एसेंशियल है, जरूरी सर्विसेज है, वो सारी इसमें आ जाती है। लेकिन उनसे क्या हो रहा है, उन सर्विसेज से क्या एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है? डायरेक्टली नहीं हो रहा। वो क्या है, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ना, सिक्योरिटी कंट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो एक कंट्री को सिक्योर नहीं होगी। अगर उसको लगेगा कि कभी भी कोई भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी, अगर वो डिफेंस पर खर्चा नहीं कर रही, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो डेवलपमेंट का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मतलब ये इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी एरिया से, लेकिन ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही है, इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट। यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, बट इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट बट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इट इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। बट ये क्या करती है, इनडायरेक्टली इकोनॉमी को हेल्प करती है डेवलपमेंट करने के लिए। और सच एक्सपेंडिचर इज एसेंशियल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंडिचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था हमारा डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कल प्लानिंग और नॉन प्लानिंग किया था, इसी तरीके से ये भी एक टाइप के एक्सपेंडिचर है, कैपिटल बजटिंग और रेवेन्यू बजटिंग से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 of this video and 23rd question of budgeting chapter. Government budget is said to be dash budget if it estimates government receipts are equal to the estimated government expenditure. A very important topic from the paper point of view. ये हमने जो आज टॉपिक कर रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट बजट का जो अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं पेपर में, इसीलिए इस टॉपिक को लेकर आए हैं। तो देखिए 23rd क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट जो है एक ऐसा, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अ डैश बजट
गवर्नमेंट बजट को क्या बोला जाता है, कैसा बजट बोला जाता है, विच इट एस्टिमेट्स, इफ इट एस्टिमेट्स गवर्नमेंट रिसीव्स जो है, जिसमें गवर्नमेंट रिसीव्स आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए हमने बजट के रिगार्डिंग पढ़ा, गवर्नमेंट जो बजट में है ऑलवेज एस्टिमेटेड वैल्यूज ही इंक्लूड होती हैं, है ना, हमने पढ़ा था ना, कोई एक्चुअल वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, तो एस्टिमेटेड वैल्यूज इंक्लूड होती है। अब एस्टिमेटेड जो गवर्नमेंट रिसीप्ट है, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट जो है वो इक्वल होंगी एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। तो मतलब कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो वैल्यूज हैं वो रिसीप्ट्स के इक्वल जब होती हैं तो उस बजट को, उस गवर्नमेंट बजट को क्या बोला जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, नन ऑफ दीज। तो अगर हम देखिए ध्यान से, हमारे पास ऑप्शन ए जो है बैलेंस बजट है। बैलेंस क्या होता है, जो दोनों चीजों को बराबर करता है। अब यहाँ पर दोनों चीजें बराबर है तो हमें लग तो यही रहा, लेकिन अगली ऑप्शंस पर चलते हैं। अभी सरप्लस बजट, सरप्लस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सरप्लस इज अ पॉजिटिव थिंग एक्चुअली। पॉजिटिव थिंग इन दोनों में से क्या है, रिसीप्ट पॉजिटिव है ना, मतलब इसका मतलब जब रिसीप्ट ज्यादा होंगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे तो तब क्या होगा, सरप्लस होगा ना। अब इन द सेंस ऑफ डेफिसिट इट्स अ नेगेटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस ना, डेफिसिट मतलब जब कमी आ गई, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी आ गई। अब जब कमी किस में आएगी, कमी आएगी रिसिप्ट्स में, जब रिसिप्ट्स कम हुए और एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया तो इस केस में क्या होगा, डेफिसिट होगा। नन ऑफ दिस तो एक्सेप्शनल केस है ना, अगर इन तीनों में हमें कोई भी ऑप्शन नहीं लगती तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि बैलेंस जो है इट इज अ करेक्ट फिट इन दिस क्वेश्चन, तो हम बैलेंस पर टिक कर देते हैं। देखते हैं अब आंसर, तो बैलेंस इज द आंसर, ऑप्शन ए, क्लियर। तो देखिए टाइप ऑफ बजट, बजट जो है तीन टाइप्स का होता है एक्चुअली। बजट तीन टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस बजट जिसके रिगार्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया। अब दूसरी टाइप होती है सरप्लस बजट जो ऑप्शन में लिखे हुए थी, बाकी ऑप्शंस दो, डेफिसिट बजट। ये तीन टाइप्स का बजट होता है। मैंने थॉरली आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये चीज बता भी दी है कि ये तीनों चीजें क्या होती है, क्लियर। अब आगे आने वाले दिनों में भी, नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके रिगार्डिंग और बात करेंगे और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फ्रॉम एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरल क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं वो उनसे ऑप्शंस कैसे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही लेसन्स के साथ जुड़े रहिए, क्लियर। सो अब बैलेंस बजट इज अ बजट, क्या बजट है, इफ इट एस्टिमेट, इफ द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट्स आर इक्वल टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमने बात की ना अभी, जिसमें जो है एस्टिमेटेड रिसीप्ट जो है इक्वल होंगे एक्सपेंडिचर के, इक्वल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेटेड रिसीप्ट के जब इक्वल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस बजट। सो इट इज अ जनरल मीनिंग ऑफ बैलेंस बजट, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और साथ में उसको करने से पहले अब एक बात समझ लीजिए कि जो बजट होता है तीन टाइप्स का तो होता ही है। बैलेंस बजट हमने पढ़ा, सरप्लस बजट इसका कोई इंपैक्ट एक्चुअली नहीं पड़ता, उसमें तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, क्लियर। सरप्लस आ गया, रिसीव ज्यादा आ गया, एक्सपेंडिचर कम किया, उसमें तो गवर्नमेंट को फायदा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम जहां पर होती है एक्चुअल में, उसमें किसमें होती है, डेफिसिट बजट में प्रॉब्लम्स होती है गवर्नमेंट को, उसमें कमी आ जाती है उसके रिसिप्ट्स में, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत सारी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेफिसिट बजट, और इससे क्वेश्चंस आते भी है, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ बजटिंग चैप्टर। अब पढ़ते क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इंक्लूड्स करेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन सा दी गई ऑप्शंस में से करेक्टली कोड यूज हो रहा है, स्टेटमेंट्स जो करेक्ट है उनमें उस कोड में इंक्लूड है, क्लियर। ऑप्शंस में कौन से ऐसे कोड है जो इंक्लूड कर रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स को, पहले हमें ये पता करना होगा कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, क्लियर। फिर हम बता पाएंगे कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर। सो ऑप्शन ए पढ़ते, पहले ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over the total estimated revenues। तो देखिए बजट डेफिसिट की बात हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया बजट डेफिसिट क्या है। डेफिसिट के केस में जो रिसीप्ट्स होती हैं, रिसीप्ट जो होती हैं वो क्या होती है, रिसीप्ट्स कम होती है, और एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा हो रहा होता है। एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसीप्ट्स कम होती है, ये केस क्या हो रहा है बजटरी डेफिसिट का। और इस स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहे हैं, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स जो है ओवर है, मतलब ज्यादा है एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे हम अगर हम ऑप्शंस ध्यान से देखें, ऑप्शन डी में भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये गलत हो जाती है, क्योंकि ये तो करेक्ट बोल रहे, सॉरी हमें बताना है कौन सी इनकरेक्ट, एक्चुअली इनकरेक्ट बताना है ना, तो इनकरेक्ट बताना है तो ये चीज हमारी इसका मतलब
ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि ऑप्शन हमें देखनी होगी जो इनकरेक्ट है। क्लियर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर ऑप्शन डी में भी आंसर हो सकता है, हमारा ऑप्शन डी में भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी में भी आंसर हो सकता है, और ऑप्शन 1 और 2 में भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत हो जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो नहीं इंक्लूड हो रही। तो हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 2 पे, यानी कि स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं इन बजटरी डेफिसिट गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट्स। अब देखिए, इसमें भी उन्होंने यही चीज बोल दी कि इन बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट में ये जो चीज ऊपर बोल रहे हैं उसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उन्होंने सेकंड ऑप्शन में, सेकंड स्टेटमेंट में, कि बजट जो गवर्नमेंट स्पेंड ज्यादा कर रही है देन इट कलेक्ट, जितना वो कलेक्ट कर रही है उससे ज्यादा वो स्पेंड कर रही है, एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा है और रिसीव्स कम है, जितना वो रिसीव कर रही है कलेक्ट कर रही है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमने अब जो यहाँ पर जहां पर भी ऑप्शन जो 2 है वो भी करेक्ट होगी। अब इसमें भी ऑप्शन 2 है, डी में भी है, इसमें भी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाती है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है तो इससे हमारा आंसर इंपैक्ट कर रहा है ऑप्शन ए या डी में से। तो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स है, अगर आप सीधा ये ढूंढ ले कि कौन सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपकी इनकरेक्ट है, तो इससे आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाता है। अगर आपको दिया गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए, तो अगर आप इनकरेक्ट मिल जाती है तो आपको इजी हो जाता है, आप इनकरेक्ट को साइड में कर दोगे और करेक्टली आंसर जल्दी बता दोगे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे आप ऑप्शन से अपना आंसर इजिली बता पाते हो। क्लियर? अब चलते हैं हमारी स्टेटमेंट नंबर थर्ड पर, उसको पढ़ते हैं। तो अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज है पूरी तरीके से, तभी आप बता पाओगे कि थर्ड जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्लियर? सो पढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। तो देखिए, अब बजट डेफिसिट को भी आगे 3 टाइप्स का बोल दिया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और फंक्शनल डेफिसिट। अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तभी ये चीज आप बता पाओगे, क्योंकि ये चीजें जो होती है अब लाइन पढ़ने से हमें नहीं पता चलती कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और फंक्शनल डेफिसिट क्या बजटरी डेफिसिट के टाइप है या नहीं है। तो इसमें छोटी सी मिस्टेक है, मैं हम अब डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन क्या इस पे मिस्टेक है। तो ऑप्शन जो हमारी कौन सी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने बोल दिया इसमें मिस्टेक है, तो इसमें मिस्टेक है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो जाती है, तो ये गलत होगी, तो ऑप्शन डी भी गलत होगी, हमें हमारा आंसर ऑप्शन ए पर मिल रहा है। अब क्यों गलत है इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। अब बजटरी डेफिसिट के बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या चीज। तो देखिए, बजटरी डेफिसिट क्या है, excess of total estimated expenditure over the total estimated revenues। जो चीज हमने पढ़ी अभी इसकी मीनिंग में, कि जिसमें टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा हो जाएगा टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो उसे हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। अब बजटरी डेफिसिट में गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग उसकी ज्यादा होती है देन कलेक्शन, तो वो होती है बजटरी डेफिसिट। अब देखिए, इसके विद रेफरेंस टू द बजट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट में क्या होता है कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स का है। कौन कौन से? एक तो रेवेन्यू डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं, एक है फिजिकल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम ऑप्शन थर्ड में देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट हमें मिल रहा है, फिजिकल डेफिसिट भी मिल रहा है, लेकिन ये फंक्शनल डेफिसिट नहीं है, फंक्शनल डेफिसिट वहां पर नहीं है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी डेफिसिट है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज द पार्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट, नॉट द फंक्शनल डेफिसिट। फंक्शनल डेफिसिट कोई ऐसा डेफिसिट होता ही नहीं है। तो ये ही 3 टाइप्स हैं जो गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट के पार्ट हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये मिस्टेक थी, इस वजह से ये गलत हो रही थी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपके कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो आपको अगर याद हो तभी आप आंसर दे पाते हो। क्लियर? जो आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट करते हैं। सो इसीलिए बोला जाता है कि बार बार कि आप बहुत ध्यान से चीजों को पढ़े, याद रखें, तभी आप आंसर्स को ध्यान से दे पाते हो, कभी भी आपका रट्टा स्पेसिफाई नहीं होता पेपर्स में। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बजटरी चैप्टर। So question number 25, statement 1. Budgetary incentive refers to the concessions in taxation and granting subsidies to those production units which set up their units in economically backward areas. तो देखिए, अभी budgetary incentives
इंसेंटिव्स क्या होते हैं अगर आपको पता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, क्लियर। बजटरी इंसेंटिव भी गवर्नमेंट देती है, क्लियर। अब उनके रिगार्डिंग, उनके मीनिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये ऐसी कंसेशंस हैं इन टैक्सेशन एंड ग्रांटिंग सब्सिडीज, सब्सिडीज देकर या टैक्सेशन में कंसेशंस देकर बजटरी इंसेंटिव्स किए जाते हैं टू दोज प्रोडक्शन यूनिट्स विच सेट अप देयर यूनिट्स इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। तो ये तो हमें पता भी है कि जो बैकवर्ड एरियाज में लाइक जो विलेजेस में एक फैक्ट्रीज खुली होती है उनको, या फिर बहुत ही बैकवर्ड एरियाज में, जैसे अगर हमने कई बार सुना है जो पहाड़ी एरिया में फैक्ट्रीज बनी होती है उनको टैक्सेशन में कंसेशंस मिलती हैं। ये हमने बहुत बार सुना हुआ है न्यूज़पेपर्स, बहुत सारी उनको सब्सिडीज भी मिलते हैं कि उन्होंने बैकवर्ड एरिया में जाकर अपना बिजनेस खोलने का सोचा। इस वजह से गवर्नमेंट से उन्हें कुछ सालों के लिए ये टैक्सेशन के रूल में भी है, लेकिन अभी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी आ चुकी हैं इस चीज में कि कंसेशन उनको टैक्सेशन में मिलती है। तो इस वजह से क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन हो रही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो हमें पता चल गया। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं सब्सिडीज एम एट रिड्यूसिंग प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू इंकरेज सेल्स एंड अर्निंग मोर प्रॉफिट। तो देखिए सब्सिडीज क्या बोल रहे हैं, अब इसी सेंस में सब्सिडीज को एक्सप्लेन किया गया है कि बैकवर्ड एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, बैकवर्ड एरिया जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है उनमें जब प्रोडक्शन यूनिट्स खुलते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको सब्सिडीज दी जाती है। सब्सिडीज का उसमें क्या एम होता है, एट रिड्यूसिंग प्राइसेस। वो सब्सिडीज गवर्नमेंट क्यों दे रही है कि वो प्राइसेस को ज्यादा बढ़ाकर ना बेचे, चीज को मार्केट में ना लेकर आए, उनको रिड्यूस प्राइसेस लेकर वो मार्केट में लेकर आए प्रोडक्ट्स के, टू इनकरेज, जो कि उससे इनकरेज हो सेल और अर्निंग मोर प्रॉफिट, तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, क्लियर। तो उनके सर्वाइवल के लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल होती है और उनके आगे आने वाले प्रोडक्शन सेल्स इनकरेज होती है, उससे प्रॉफिट्स भी उनको ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनको टैक्सेशन में कंसेशंस मिलती है और ग्रांट होती है सब्सिडीज, क्लियर। तो ये भी करेक्टली एक्सप्लेन हो रही है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, तो ए स्टेटमेंट गलत हो गई, बी गलत हो गई और डी भी गलत हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन सी है। तो चेक करते हैं, तो आंसर ऑप्शन सी ही है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के आपके सीबीएसई में आ चुका क्वेश्चन है, जब आपको स्टेटमेंट पूछी गई थी, व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू गिव बजटरी इंसेंटिव्स टू द इन्वेस्टर्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द बैकवर्ड रीजन, तो तब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको हमें एक्सप्लेन करना था। तो ये उसी से उठाया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी से उठाया गया क्वेश्चन है, क्लियर। तो सीबीएसई के पेपर में आ चुका है। तो उसमें पूछा गया था कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपना बजटरी इंसेंटिव टू द इन्वेस्टर्स, वो वाले इन्वेस्टर्स को देना, तो फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द बैकवर्ड एरिया, जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है बैकवर्ड एरिया में करने की सोचते हैं, तो क्या होता है, तो होता है कि बजटरी इंसेंटिव जो इंक्लूड होते हैं उनमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो कंसेशन इन द टैक्सेशन। बजटरी इंसेंटिव जब बैकवर्ड एरिया में खोले जाते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो उसमें क्या है, एक तो कंसेशन इन टैक्सेशन इंक्लूड होती है, एक होती है ग्रांटिंग ऑफ सब्सिडीज, क्लियर, ग्रांटिंग सब्सिडीज टू दोज प्रोडक्शन एरियाज, प्रोडक्शन यूनिट्स विच सेट अप देयर यूनिट्स इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज, जिन्होंने इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में अपने प्रोडक्शन यूनिट खोलने का सोचा, क्लियर, उनको ये दो चीजें दी जाती है, एक तो कंसेशन इन टैक्सेशन और एक ग्रांटिंग सब्सिडीज, क्लियर। अब टैक्स कंसेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, टैक्स कंसेशन इज लाइक लोअर एक्सरसाइजिंग ड्यूटीज, उनमें लोअर ड्यूटीज लगते हैं, जैसे बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, हमने प्रीवियस भी पढ़ा था टैक्स रिलेटेड, जो लाइक उनको सर्विस ड्यूटीज होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती है जिनको टैक्स ही बोलते हैं, क्लियर। तो टैक्स में हमने पढ़ा था कि सर्विसेज लाइक फीस देनी पड़ती है उनको, क्लियर। तो उनमें बहुत सारे टैक्स के हमने पढ़ा था, लाइक इनकम टैक्स उन्हें देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, इंटरेस्ट टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ऐसे ही बहुत सारे जो ड्यूटीज हैं, सर्विस ड्यूटी, क्लियर, वैट और एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनके, क्लियर। तो उनको आने जाने के लिए किराया देना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग सर्विस ड्यूटी उनको देनी पड़ती है। तो इन्हीं सभी को उन्होंने लोअर कर दिया, लोअर उन पर एक्साइज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये लोअर करने का रीजन क्या था, रिड्यूस करने का रीजन क्या था, कि उनके प्रॉफिट्स रेस हो सकन, क्लियर। तो यही मेन मोटिव था गवर्नमेंट का, क्लियर। अगर प्रॉफिट्स रेज होंगे तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, इकोनॉमी का ही भला होगा, क्लियर।
अब सब्सिडीज क्या थी? सब्सिडीज का मेन एम था कि एट रिड्यूसिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें कि सब्सिडीज का मेन एम क्या होता है? रिड्यूस प्राइसेस प्रोडक्ट्स के रखना टू इनकरेज द sales and earning more profit. Yeah, so this is all about today's video and hope you like it. अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट नए 5 क्वेश्चंस के साथ विद इन दिस चैप्टर. सो तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.